नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। हमने पिछले एपिसोड में कक्षा 7 की इकाई 4 देश के नाम संदेश में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आइए डॉक्टर कलाम के इस संदेश को फिर से एक बार समझते हैं। तो देखिए जरा, डॉक्टर कलाम ने शुरुआत में ही हमें कहा है कि हम हमेशा हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको गाली देते हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखकर, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमारी सरकार निकम्मी है क्योंकि हमें जो चाहिए वह सरकार नहीं करती है। हम कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। कानून तो हमेशा बने हुए हैं लेकिन उसका अमल किसको करना है ये सोच हमें यहाँ पर बनानी है। हम इस प्रकार की भी बात कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, लेकिन हमने ये बात भी अच्छी तरह से समझी है, आज फिर से भी समझेंगे कि नगर पालिका को कूड़ा या कचरा उठाने की नौबत तब आएगी जब हम किसी अन्य जगह पर कूड़ा डालेंगे। हम सही स्थान पर यानी कि कूड़ेदान में ही अगर कूड़ा डालते हैं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हम इस प्रकार की फरियाद हमेशा करते रहें। आगे उन्होंने बताया है कि कभी कभार हम ऐसा भी कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करते, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है और चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी तो कई सारी बातें जो हम गालियों के रूप में कभी कभार सुनाते रहते हैं जब हमारा व्यक्तिगत काम नहीं होता है तब। लेकिन हमें साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब हम सुविधाओं की बातें करते हैं तब हमारा फर्ज कौन सा है, हमारी कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी ही चाहिए, और अगर हम उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं तब हमें कभी भी इस प्रकार की बातें करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इन बातों के बाद उन्होंने कहा कि आइए अब आप तैयार हो जाइए। मान लीजिए कि आप खुद ही विदेश में प्रवास के लिए जा रहे हैं और वहां कौन कौन से, उन्होंने कई सारे देशों के नियम हमें यहां पर बताए। आइए उसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। और अब सोचिए, सिंगापुर में यह नियम है तो जो भी जाता है वह उस नियम का कड़ा पालन करता है। लेकिन क्या हम हमारे देश में इस प्रकार से नियम का पालन करते हैं? नियम तो हमारे देश में भी यही है। उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया कि आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है ना? लेकिन ये भूमिगत संपर्क की बात है, रश्क क्यों होता होगा, क्यों ईर्ष्या आती होगी? क्योंकि वहां के हर एक कायदे कानून का हम पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में उसी प्रकार की सुविधा है, उसी प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी हम क्या उन नियमों का पालन करते हैं? ये साथ साथ हमें जरूर सोचना है। आगे उन्होंने हमें ये बात भी कही कि आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। क्या हमारे देश में ऐसी भुगतान करने की आवश्यकता है? तो हम मानते हैं नहीं है। हम कहीं पर भी अपनी कार चला सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का टैक्स या टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है ना? उन्होंने एक और उदाहरण आगे दिया है कि अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? आइए उसके आगे भी उन्होंने कई सारे उदाहरण हमें दिए हैं, देखते हैं। उन्होंने दुबई का उदाहरण देते हुए कहा है, दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। यानी कि जब रमजान का महीना चल रहा है तब आप दुबई में कुछ भी खाना नहीं खा सकते, यानी कि सार्वजनिक रूप से खुले में सबको देखते हुए। लेकिन हमारे देश में क्या इस प्रकार के नियमों का हम पालन करते हैं? ये वहाँ का नियम है, वहाँ हम इसका पालन करते हैं, लेकिन इसी प्रकार के कई सारे नियम हमारे देश में भी बने हैं, तो क्या हम उनका पालन करते हैं? उन्होंने अगला उदाहरण वाशिंगटन का दिया है कि भाई वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते।
और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूं, मैं फला हूं और फला मेरा बाप है ना। वैसे तो आप दैनिक पत्र भी पढ़ते होंगे और अखबार में ऐसे कई सारे किस्से भी आप सुनते होंगे कि स्पीड के कारण, गति मर्यादा से ऊपर गाड़ी चलाने के कारण कई बड़े अकस्मात भी होते हैं। और हमारे रास्तों पर भी ऐसे चिन्ह, ऐसे संकेत लगाए हुए हैं कि यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी की गति मर्यादा 20 रखनी है, 50 रखनी है, 60 रखनी है, लेकिन हम इनका पालन करते हैं क्या, ये भी हमें यहाँ पर ज़रूर सोचना है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उदाहरण देते हुए कहा है कि समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल दें। यानी कि कानून इतना सख्त है, आप नारियल का पानी ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन खाली नारियल आप कहीं पर भी फेंक नहीं सकते। और हमारे देश में तो जब आप समुद्र तट पर जाते हैं तो ऐसे तो कई सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। आगे उन्होंने टोक्यो का उदाहरण देते हुए कहा, आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। समझे, हमारे यहाँ तो जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर हमें ये पान की पीक देखने को मिलती है। और बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। तो इन सारी बातों से उन्होंने हमें अंदर से झकझोरने का प्रयत्न किया है। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिसाल हमें दी है। आइए उन्होंने इस बारे में क्या कहा है यह भी देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका और जापान की मिसाल देते हुए कहा है कि कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है और अगर नहीं करते हैं तो उसका कड़ा जुर्माना भी उनको देना पड़ता है। और हम सब, यानी कि आप तो भी बच्चे हैं, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आप भी वोट करने जाएंगे और सरकार के चयन में आपका भी योगदान होगा। और जब हम सरकार का चयन कर देते हैं तब हम सब ऐसा मानते हैं कि मैंने तो वोट दे दिया है, अब सारी जिम्मेदारियां है वह किसकी हो गई, सरकार की हो गई। यानी कि मेरी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका सारा ध्यान अब कौन रखेगा, सरकार रखेगी। तो ये तो गलत बात है। उन्होंने इसलिए यहां पर कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। और आप देखते हैं ऐसे तो कई सारे नज़ारे हैं, कई सारे दृश्य आपने भी देखे हुए हैं। आपके स्कूल में भी आपने ऐसे चित्र या दृश्य देखे होंगे कि कहीं पर भी कूड़ा पड़ा हुआ है तो अगर आपको नहीं कहा जाता तो आप उसे उठाने का प्रयत्न नहीं करते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। सोचिए, यानी कि सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसको संवारना या उसका सही तरीके से उपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी है। और आपने ऐसे कई सारे दृश्य देखे होंगे कि भाई जो भी चीज़ वस्तुएं, वैसे आपके स्कूल का उदाहरण लेंगे तो वहाँ पर भी आपके स्कूल को साफ रखना, आपके स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी आप सबकी, हम सबकी है। लेकिन क्या उसके लिए सूचना आवश्यक है? उसके लिए आपके स्कूल में कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं या आपको सोचना है कि भाई मेरा स्कूल है, मेरा घर है और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमेशा मेरी ही रहेगी। मैंने अगले भाग में भी आपको बताया था कि आपके स्कूल में भी कूड़ेदान है और हमें कहीं पर भी हम कुछ भी खाते हैं या कुछ कूड़ा है तो उसको कूड़ेदान में ही डालना है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको हमें आज से ही सीखना है कि भाई हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना है। अगर आप कक्ष से बाहर जाते हैं और सभी लाइट, बिजली शुरू है, पंखे चल रहे हैं तो अवश्य उनको बंद करके ही हमें बाहर निकलना है, तभी हम बिजली को बचा सकते हैं। आप प्याऊ पर पानी पीने जाते हैं और नल खुला है तो कोई बंद नहीं करेगा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं वहां पर खड़ा हूं, है ना। इसी प्रकार से हम पानी की भी बचत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हमें आज से ही सीखना है और सही तरीके से इन छोटी छोटी बातों को
हमें इन छोटी छोटी बातों से सही तरीके से हमें हमारे देश के विकास में योगदान भी देना है। आगे उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है कि घर में बैठे बैठे ही हम समाज की ज्वलंत समस्याओं पर बहुत बड़ी बातें करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि हम कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और ये जो दहेज की बात है तो कौन लेता है ना? ये प्रश्न हमारा सामाजिक है, लेकिन यहाँ उन्होंने इस बात को भी उदाहरण के रूप में हमें झकझोरने के लिए रखा है कि दहेज की बात मैं यहाँ पर करता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मैं तो मानता हूँ कि दहेज तो लेना ही चाहिए। इस बात को जोड़कर भी उन्होंने ये बहुत ही बड़ा संदेश हमें दिया है। और उन्होंने हमें ये प्रश्न किया है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी है ना? और हम हमेशा अपने आसपास के घर, पड़ोसी या शहर, अन्य व्यक्तियों पर, समुदाय पर, सरकार पर ये थोप देते हैं। तो सीधा साधा मैं तो हमेशा नियम का पालन करता हूं, लेकिन अगर मैं नियम का पालन नहीं करता और मुझे कोई पकड़ता है तो मैं वहां से छूटना चाहता हूं, मैं किसी का परिचय देना चाहता हूं, मैं बिना लाइन में खड़े हुए अपना काम करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ अलग व्यक्ति हूं। तो ऐसा हमें यहाँ पर नहीं मानना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश में हमें कही है। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने डॉक्टर कलाम के इस संदेश के बारे में जानने का प्रयत्न किया। आइए इसके बाद पत्र का जो प्रारूप है उसे भी हमें जरूर समझना चाहिए। तो आइए पत्र के उस प्रारूप के बारे में समझते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्र की शुरुआत में लिखने वाले को, यानी कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपना पता यहाँ पर लिखना चाहिए। और यहाँ पर हमने जो ये पत्र पढ़ा है उसमें जो पता लिखा था वह ये था: मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बाबर और जिला बनासकांठा। उसके बाद हमें दो बातें, कि पत्र कब लिखा गया और उसके लिए हमें दिनांक जरूर लिखनी है, और उसके बाद हमें संबोधन करना है। दिनांक इस इकाई में कौन सी थी? हाँ, 24 दिसंबर 2011। और संबोधन इसमें इस प्रकार से हुआ था: प्रिय मित्र हर्ष, क्योंकि यहाँ पर किरण हर्ष को पत्र लिख रहा था और हर्ष और किरण मित्र थे। लेकिन क्या आप अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तब भी आप प्रिय मित्र लिखेंगे? नहीं लिख सकते। तब आपको क्या लिखना है? तो हम परम पूज्य भी लिख सकते हैं, आदरणीय भी लिख सकते हैं, सम्माननीय भी लिख सकते हैं। आप छुट्टी पाने के लिए अपने गुरुजी को, अपने शिक्षक को चिट्ठी जरूर लिखते होंगे, तो उसमें भी आप लिखते होंगे कि परम पूज्य गुरुजी। तो हमारे से बड़े को जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए? समवयस्क को, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ किरण ने हर्ष को पत्र लिखा है, तो हम उम्र यानी कि अपने साथियों को पत्र लिखते हैं तो हमें किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए? और अगर हम हमारे से छोटे को अगर पत्र लिखते हैं तो भी हमें किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए? यानी कि जिस प्रकार का ये संबंध है उसी प्रकार का संबोधन भी होना चाहिए। उसके बारे में भी आप आगे जब आएंगे तब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन अभी आप अपने मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप भी इसी प्रकार का संबोधन जरूर करते हैं। अगर लड़कियां पत्र लिखती है तो वह लिखेंगी प्रिय सखी, जो भी नाम है वह लिखेगी, यानी कि पहला अपना पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद तीसरी जो बात है वह है संबोधन। उसके आगे हमें जो लिखना है वह है अभिवादन, और यहाँ पर अभिवादन किया है नमस्ते, प्रणाम। अब जो भी लिखना चाहते हैं इसी प्रकार से आप यहाँ पर अभिवादन कर सकते हैं। जैसे कि जब आप सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गुड मॉर्निंग, है ना? तो या शुभ सवार, या जो भी कहते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। तो ये सारे क्या है? अभिवादन है। तो इस प्रकार का ये पत्र का जो अभिवादन है यह आपको यहाँ पर करना है। और उसके बाद पत्र लिखने का कारण, तो यहाँ पर हमने देखा कि पत्र लिखने का कारण यह था कि किरण को हर्ष का लिखा हुआ खत यानी कि पत्र मिला था, और उसके बाद उसने भी सोचा कि मैं भी अपने मित्र को एक पत्र लिखूं, और उसने डॉक्टर कलाम का यह संदेश पाया था और वह चाहता था कि
मेरे इस मित्र के जरिए, हर्ष के जरिए अन्य मित्रों तक भी ये संदेश पहुंचे। तो उसने शुरुआत में ही ये कारण लिखा है। उसके बाद पत्र का विषय वस्तु, तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम का जो भी संदेश है उसको हमने देखा कि भिन्न भिन्न परिच्छेद में, यानी कि शुरुआत में उन्होंने ये बात क्यों बताई है उसकी बात कही थी, यानी कि विषय वस्तु की शुरुआत वहाँ से हुई। और उसके बाद अन्य समाचार, समाप्ति और अंत में, यानी कि 9 नंबर पे संबंध और 10 नंबर पर है नाम। तो यहाँ पर अन्य समाचार में भी उन्होंने डॉक्टर कलाम की इसी बात को जोड़ा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार की सोच हमारी बनानी चाहिए। और समाप्ति में क्या कहा, हाँ, किरण ने हर्ष को कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मेरा वंदन या प्रणाम कहना। आप कुछ भी इसी प्रकार का समाप्ति के बारे में लिख सकते हैं कि आप मेरे घर आ सकते हैं, या जब छुट्टियां होगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें मेरे घर आना है, जो भी आप लिखना यहाँ पर चाहते हैं। यहाँ पर समाप्ति में किरण ने लिखा है परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और संबंध में लिखा है तुम्हारा मित्र, क्योंकि दोनों मित्र है। अगर आप अपने पिताजी को या माताजी को पत्र लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आपका पुत्र या आपकी पुत्री। जब आप गुरुजी को लिखते हैं, शिक्षक को लिखते हैं, तो आप लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। तो ये क्या है, संबंध है कि आपका उनके साथ किस प्रकार का, यानी कि पत्र पाने वाले के साथ आपका किस प्रकार का संबंध है। और अंत में जिसने पत्र लिखा है वह उसका नाम यहाँ पर लिखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ 10 मुद्दों के जरिए पत्र के प्रारूप को समझने का प्रयत्न किया। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ साथ इस इकाई से हमें भाषा सज्जता की कुछ अन्य बातें भी सीखनी है। तो आइए ऐसी कुछ बातें भी यहाँ पर जानते हैं। चांद पर थूका मुंह पर गिरा। अब आप सोचेंगे कि कोई चांद पर थोड़ी थूक सकता है। चांद कहाँ होता है, आकाश में, गगन में, और उस पर थूकने के लिए हमें ऊपर ही थूकना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सोचिए, हाँ, कि वहां हम नहीं थूक सकते, और अगर ऐसा प्रयत्न करते हैं तो थूक हमारे मुंह पर ही गिरेगा। और उसका अर्थ है यहाँ पर सज्जन की बुराई करने से अपना ही बुरा होता है। आइए दूसरा ऐसा विधान देखते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। कभी कभार ऐसा सुना होगा कि आपके मम्मी पापा भी आपको, अगर आप बीच में बोलते हैं तो कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तीसरी ऐसी बात देखते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगना, यानी कि दूर से हर वस्तु अच्छी जान पड़ती है। दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि दोनों ओर से लाभ। कभी कभार कोई ऐसा भी हमें कहता है कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। और ऐसा एक अन्य उदाहरण है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी कि बिना हानि उठाए काम बन जाना। ये सारे जो भी उदाहरण देखें उसे हम क्या कह सकते हैं और उसका उपयोग कहाँ पर करना चाहिए, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कि जब हम भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो भाषा में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जिससे बड़ी बात एक ही उदाहरण से कही जाती है। कहावतें भी इसी प्रकार का माध्यम है। अगर आप किसी को कोई बात सीधी तरह से नहीं कह सकते, वहां कहावत का उपयोग यथार्थ होता है। भाषा की यह विशेष बात इसलिए है कि सीधी तरह से या सीधे रूप से मैं अगर आपको कुछ कहना चाहता हूं और नहीं कह सकता, तब मैं इस प्रकार से कहावत का उपयोग करता हूं। आइए कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। यहां पर आपकी किताब में एक कहावत दी गई है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। आपने तलवार भी देखी है, म्यान भी देखा है कि तलवार रखने के लिए म्यान का प्रयोग होता है। और अगर आप उसमें एक साथ 2 तलवार रखने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं रख सकते, क्योंकि जगह ही इतनी होती है कि एक म्यान में एक ही तलवार समा सकती है। और इस कहावत का अर्थ है, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। और इसका वाक्य प्रयोग भी मैंने यहां पर इस प्रकार से रखा है, यदि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक ही पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकते। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक मेहनत लाभ कम। यानी कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं होता है, कम लाभ होता है।
तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि ज्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये उदाहरण यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़ी होटल बना दी, लेकिन मुनाफा यानी कि उसको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, यानी कि उसका जो मुनाफा है वह उसकी जो उम्मीद थी उससे बहुत कम हुआ। उसने मेहनत तो ज़्यादा की लेकिन फ़ायदा कम हुआ, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरा उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये उदाहरण भैंस और लाठी का है, उसके बावजूद ये बहुत ही रोचक तरीके से, ये मार्मिक रूप से ये कहावत हमें कुछ और ही बात बताती है। जैसे कि शक्तिशाली की ही जीत होती है, यानी कि जो बलवान है, शक्तिशाली है, उसकी ही हमेशा जीत होती है। और उसका उदाहरण है, सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब समझिए यहाँ पर कि बलवान कौन है? सेठ है। नौकर निर्दोष होते हुए भी उसे जेल में जाना पड़ा, और इसीलिए कहा गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो शक्तिशाली है उसकी ही हमेशा जीत होती है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ कहावतों के उदाहरण देखे, लेकिन ऐसी कई सारी कहावतें हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि आप भी अपनी किताब में से, अपनी पाठ्य पुस्तक में से ऐसी अन्य कहावतें भी खोजिए, ढूंढिए और उसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ भाषा से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी हमें यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में दी गई है, और उसमें हमें यहाँ पर काल पहचान और काल परिवर्तन के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखित वाक्यों के काल पहचानिए, और काल से तो आप परिचित हो चुके हैं। और जैसे कि पहला जो वाक्य लिखा गया है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये कौन से काल का वाक्य है ये आपको सोचना है। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सोचिए कि मैं वर्तमान में क्रिया कर रहा हूँ। इसी प्रकार का ये वाक्य है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये वर्तमान काल का वाक्य हुआ। इसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है, मैं कल अंबाजी गया था। कब गया था? कल, यानी कि कल बीत गया है, और जब बीत गई बात है तो ये भूतकाल का उदाहरण है। तीसरा जो वाक्य है, कोई गाना गा रहा है, यानी कि मैं अभी सुन रहा हूं और कोई गा रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये वर्तमान स्थिति है, इसलिए इसे वर्तमान काल का वाक्य हम कहेंगे। चौथा जो वाक्य है, आज ठंड ज्यादा होगी। अभी रात नहीं हुई इसलिए पता नहीं, लेकिन संभावना है कि आज ठंड ज्यादा होगी, तो ये होने की बात है, इसलिए यह वाक्य भविष्य काल को सूचित करता है, इसलिए भविष्य काल का वाक्य है। पांचवा जो वाक्य है, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल, यानी कि भविष्य की बात है, आज नहीं गए हैं और अभी जा भी नहीं रहे, इसलिए यह भी भविष्य काल का वाक्य है। और इसी प्रकार से अंतिम छठा जो वाक्य है, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, यानी कि 2 दिन पहले कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो ये भूतकाल का वाक्य है। और इसी प्रकार से एक और भी अभ्यास प्रश्नोच्चार के रूप में आपको दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि इन वाक्यों को आपको जो कोष्टक में काल दिया गया है उसमें परिवर्तित करके अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि मैं बाजार गया, तो इस वाक्य को हमें भविष्य काल में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। तब सोचना है कि इसका भविष्य काल क्या होगा। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया हूं, या मैं बाजार जा रहा हूं, या मैं बाजार जाऊंगा। सोचिए, भविष्य की जब हम बात करते हैं तो क्रिया होने की संभावना है कि ऐसा होगा, तो यहां पर भी आप इसी प्रकार से इस वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित करके लिख सकते हैं, जो आपको खुद को करना है। इसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है, मंदिर में पूजा होगी, और इस वाक्य को
हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है, क्योंकि ये भविष्यकाल का वाक्य है कि पूजा होगी। अब भूतकाल अगर इस वाक्य का करना है तो हमें इस वाक्य को किस रूप से लिखना पड़ेगा, ये सोचकर आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। तीसरा जो वाक्य है, शिमला में हिमवर्षा हुई, सोचिए उसका हमें भविष्यकाल करना है। तो अब आप क्या कह सकते हैं? हाँ, अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इसलिए यानी कि भविष्यकाल में अगर आपको ये वाक्य लिखना है तो आप भविष्यकाल में संभावना यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका वाक्य भी होगा। और चौथा जो वाक्य है, मैंने पढ़ाई की। अब सोचो, पढ़ाई की, पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि काल कौन सा यहाँ पर है? वर्तमान काल, यानी कि इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो ये चारों वाक्य मैंने उदाहरण भी आपको सब बता दिए हैं, लेकिन आपको समझकर अपनी सोच के आधार पर वाक्य लिखना है। अपनी सोच के आधार पर इसका अर्थ ये है कि भविष्य काल में आप किस प्रकार से इस वाक्य को बनाएंगे या भूतकाल या वर्तमान में इसको परिवर्तित करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के जरिए हमने डॉक्टर कलाम का जो बहुत ही बड़ा संदेश है उसके बारे में जानने का, समझने का और साथ ही साथ अपने देश के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देने का जो संदेश है उसे समझने का प्रयत्न किया है। मैं मानता हूँ आप भी इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने साथियों को भी ये संदेश जरूर सुनाएंगे। और अगर वे भी इन नियम का पालन नहीं करते तो आप उन्हें ज़रूर बताएंगे कि हमें भी हमारे देश के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस इकाई में भाषा सत्ता से जुड़ी हुई कुछ प्रवृत्ति भी देखी, जैसे कि कहावतें हैं, काल परिवर्तन है। तो मैं मानता हूं कि आप उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप खुद भी इनका प्रयोग अपने अभिव्यक्ति में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रितेश ने उमंग को पत्र में प्रिय मित्र उमंग लिखा। यहाँ अधोरेखित शब्द क्या है? ए पता, बी संबोधन, सी लिखितंग, डी दिनांक। આપનો જવાબ આપેલા નંબર પર જણાવવાનું રહેશે. નંબર નોંધી લેશો 6357399470.